आप सभी लोग इलस्ट्रेशन 6 निकालें, पेज नंबर 10.20, पेज नंबर 10.20, पेज नंबर 10.20, PS ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन 6। डबल कॉलम कैश बुक सीखनी है हमें। डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किया था, है ना। दोबारा से हम डबल कॉलम कैश बुक का एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। फिर डबल कॉलम कैश बुक आपको मुझे आपको ज्यादा कुछ समझाने के लिए नहीं रहेगा। अगर ये इलस्ट्रेशन हम ढंग से कर लेते हैं तो दिस इलस्ट्रेशन विल बी इनफ टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द चैप्टर, मतलब कैश बुक चैप्टर। कैश बुक चैप्टर का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसी इलस्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। आगे देखा था बैंक के भी दो नाम थे, पंजाब नेशनल। डेट, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक, यही दो कॉलम होते हैं भाई। डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश और बैंक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इलस्ट्रेशन 6 की शुरुआत पढ़ने जा रहा हूं। इलस्ट्रेशन 6 में क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपको 2 कॉलम कैश बुक बनानी है, किसकी? तरुण की बनानी है। किसकी बनानी है भाई? तरुण की। अब सबसे पहले आपको जब कैश बुक स्टार्ट करते हैं तो कैश बुक स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले आपको नजर आते हैं ओपनिंग बैलेंसेस। क्या नजर आते हैं बेटा? ओपनिंग बैलेंसेस। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास एक कॉलम कैश का है, एक कॉलम बैंक का है, तो ओपनिंग बैलेंसेस भी दोनों के ही होंगे कि इस पीरियड को स्टार्ट होने के लिए स्टार्टिंग में कितना बैलेंस है कैश का, और पीरियड स्टार्ट होने से पहले कितना बैलेंस है बैंक का। समझ आती है बात? ये नहीं आती? अब आप देखेंगे 1 अप्रैल 2021 को लिखा हुआ है कैश इन हैंड 1200। कैश इन हैंड कितने का है? 1200 का कैश इन हैंड। ओवरड्राफ्ट एट बैंक 15,000। देखो, अब जो हमने पिछली इलस्ट्रेशन करी थी वहां पर था कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश हमारे हाथ में कितना है, मतलब हमारे ऑफिस में कितना पड़ा हुआ है, और कैश बैंक में कितना जमा हुआ है, यही दोनों चीजें अवेलेबल थी। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है कि हमारे हाथ में कैश कितना है और बैंक में कैश नहीं है। बैंक में मामला नेगेटिव में चल रहा है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट समझते हैं ना आप? हाँ, हमारे पास कैश बैंक में जितना पैसा था नहीं, उससे ज्यादा हम पैसा विड्रॉ कर चुके हैं। यानी बैंक में अगर लेट सपोज मैंने 10,000 जमा कराए होंगे तो बैंक से मैंने 25,000 निकाल लिए। मेरे करंट अकाउंट पे मुझे बैंक ने एक सर्विस दी हुई है कि भाई देखिए, अगर आपके बैंक में बैलेंस ना भी हो तो आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, और ऐसा ही करके मैंने 15,000 रुपए ज्यादा निकाल दिए। तो इस सिनेरियो में मेरे पास जो मेरा पैसा है, हाँ जी, इस सिचुएशन में जो मेरे पास पैसा है, बैंक कैश में कितना रखा हुआ है? 1200, और बैंक में कितना है? बैंक में पैसा नहीं है, बैंक में तो मामला माइनस में गया। हाँ, हमें उल्टा बैंक को देना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ओवरड्राफ्ट को, बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं। मैं ये कह रहा था, हमारे पास जो हमारा पैसा है वो बैंक में डला हुआ नहीं, बल्कि बैंक से हमने 15,000 और उधार में ले रखे हैं। अब जस्ट बात समझ आ रही है नहीं? अभी हमने बैंक से पैसा उधार में और लिया हुआ है। कितना उधार में लिया हुआ है?
15,000 रुपए हमने बैंक से लिए हुए। अब मुझे एक बात बताइए, जो पैसा हमारे पास कैश में है वो तो हमारा एसेट है, वो तो हमारा क्या है, एसेट। लेकिन बैंक के अंदर एसेट नहीं है, बैंक के अंदर तो लाइबिलिटी है। क्या है, लाइबिलिटी। क्योंकि अगर मैं बैंक में जाता हूं तो बैंक कहेंगे भैया तुमने ओवरड्राफ्ट किया हुआ है, 15,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा निकाले हुए हैं अकाउंट से, तो वो 15,000 आप हमें वापस कीजिए। तो ओवरड्राफ्ट एक तरीके से क्या होती है, लाइबिलिटी। क्या होती है। अच्छा, एसेट का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो लाइबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, और लाइबिलिटीज का कौन सा होता है। अच्छा, इन दोनों बैलेंसेस को शुरुआत में लिखना, इसमें लिखना शुरुआत में, ओपनिंग बैलेंसेस है, क्या है। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। वो तो क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड पे लिखा होता है ना, बाकी ओपनिंग बैलेंस तो जो बैलेंस होता है, जो नेचर होता है, उसी साइड पे उसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2021 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, भाई कैश में तो डेबिट बैलेंस है ना, तो कैश कॉलम में तो डेबिट साइड पे लिख दिया। लेकिन यहां पर 2021 फर्स्ट अप्रैल बाई बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे भाई, बाई बैलेंस बीडी। कैश की नहीं जगह कहां लिखना भाई, बैंक में, कितने से 15। बस, अब हो गया बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन, अब हो गई बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन। कैश के कॉलम में डेबिट बैलेंस है, बैंक के कॉलम में क्रेडिट बैलेंस है। बताओ जी, यहां तक कहानी समझ आती है, लिख लीजिए पहले इसे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इलस्ट्रेशन 6 है ये, क्या है भाई, इलस्ट्रेशन 6 है ये। इलस्ट्रेशन 6, चलिए। 3 अप्रैल को कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 20,000, out of which 16,000 is by check and is deposited in the bank। ये कह रहे हैं भाई 20,000 रुपए का कैपिटल बिजनेस में लगाया है। कितने का कैपिटल लगाया बिजनेस में। अच्छा, जब बिजनेस में पैसा लगाया है तो बिजनेस में कैश हो या बैंक हो, दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। भाई अगर ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो कैपिटल के साथ साथ कैश भी तो इंक्रीज होता ही है ना। तो मुझे कैश, अब चाहे पैसा कैश की फॉर्म में दिया हो तो कैश भी इंक्रीज ही होना है, पैसा बैंक की फॉर्म में दिया हो तो बैंक भी इंक्रीज होना है। तो उसने 20,000 रुपए लगाए, जिसमें से 16 बैंक में जाएगा, क्योंकि 16,000 चेक के थ्रू बैंक में जमा कराया उसने, और बाकी के 4,000 फिर किस फॉर्म में होंगे, कैश की फॉर्म में होंगे। तो 4,000 से कैश इंक्रीज होगा और 16,000 से बैंक इंक्रीज होगा। और जब कैश या बैंक इंक्रीज करना हो तो कौन सी साइड पे एंट्री डालते हैं, डेबिट साइड पे। हाँ जी, 3 अप्रैल किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है भाई, कैपिटल की वजह से। 4,000 कैश में इंक्रीज हुए हैं, 16,000 बैंक। उसके बाद 4 अप्रैल को परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स। कोई बात नहीं, एलएफ का कॉलम हम बना लेते हैं, यूज तो होता नहीं है, बनाना पड़ेगा लेकिन हाँ यहाँ पे तो, क्योंकि वो चाहिए होगा ना मुझे, कॉन्ट्रा एंट्री अगर है। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए तो चाहिए होगा। क्या है भाई, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स फॉर 3,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 200 अगेंस्ट चेक। हाँ जी, कितने की परचेज की है आपने, लेकिन डिस्काउंट कितना माइनस हो गया, 200। तो जेब से कितने पैसे गए होंगे, 2800, 2800। अच्छा, पेमेंट कैसे करी आपने, चेक से करी, तो डिक्रीज क्या होगा, कैश या बैंक, बैंक डिक्रीज। हाँ जी, 3 अप्रैल, 3 है ना, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल बाई परचेजेस डिक्रीज किसे करना है भाई, बैंक। आगे बढ़ो,
गुड्स परचेज्ड फॉर कैश 4000। भाई ये परचेज किस में हुई है? ये कैश में परचेज हुई है, तो इससे कैश का कॉलम रिड्यूस हो जाएगा। बाई परचेज। अच्छा एक चीज और कर सकता हूं मैं, चलो कोई, आप चाहो, क्योंकि डेट दोनों की सेम है ना, डेट दोनों की सेम है, 4 अप्रैल है दोनों की, कैश वाले की भी और बैंक वाले की। आप चाहो तो अलग अलग करके लिख सकते हो और आप चाहो तो एक साथ ही लिख सकते हो। बाई परचेजेस लिख दिया, कैश में कितना डाल दिया 4000, बैंक में कितना डाल दिया 2000, 2800। समझ आई बात? ये नहीं है। अब अगर डेट अलग अलग होती तो मुझे अलग अलग, पर अगर आपने अलग चाहे तो आप अलग भी कर सकते हैं, एक साथ चाहे तो एक साथ भी कर सकते हैं। समझ आती है बात? ये नहीं आती बताइए मुझे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, डेट से में होनी चाहिए। हाँ 5 अप्रैल को जाते हैं भैया, 5 अप्रैल को। सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट 5000। भाई उधार पर बेचा है, और यहाँ पर कैश बुक में उधार का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको उधार की एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो भाई जर्नल प्रॉपर जाओ या कोई कहीं और जाओ, लेकिन कैश बुक के अंदर आप अलाउड नहीं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राकेश 2450 आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट ₹50। मुझे बताओ चेक कितने का मिला? चेक कितने का मिला है? चेक तो 2450 का मिला है ना। हाँ जी, चेक तो 2450 का है ना। अब उसे डिस्काउंट 50 का दिया हो, 100 का दिया हो, 500 का दिया हो, वो बात की बात है। समझ आती है बात? ये नहीं आती? हमारा फोकस क्या है भाई? हमने डिस्काउंट, हाँ जी, हमने चेक रिसीव किया है 2450 का। राकेश 2450 का नहीं था, चेक 2450 का है। तो जितने से चेक आपको रिसीव हुआ है उतने से आप अपने पास बैंक को इंक्रीज कर दोगे। डिस्काउंट कितने का भी हो आपको उसकी टेंशन नहीं देनी। चलिए 6 अप्रैल क्या हुआ? टू राकेश 2450, बैंक कॉलम इंक्रीज कर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इन बैंक। ओहो, अच्छा बच्चे एक चीज देखो, जो 6 अप्रैल को है हमने क्या मान लिया था कि राकेश से चेक रिसीव हुआ और उसी दिन डिपॉजिट हो गया। लेकिन अगली ही ट्रांजैक्शन में उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि राकेश से मिला हुआ जो चेक है वो उसी दिन डिपॉजिट नहीं हुआ, वो 10 अप्रैल को डिपॉजिट हुआ। तो जो हमने ये 6 अप्रैल को यहाँ पर एंट्री में मतलब बैंक बढ़ा दिया है, वो हमें 6 अप्रैल को नहीं बढ़ाना चाहिए था। कब बढ़ाना चाहिए? और सॉरी 6 अप्रैल को नहीं बढ़ाना चाहिए था, कब बढ़ाना चाहिए? 10 अप्रैल को बढ़ाना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ और लिख देता हूँ। जिसने नहीं लिखा उसके लिए बढ़िया है, जिसने लिख दिया उसे थोड़ा सा सॉरी। टू चेक इन हैंड 2450 से बैंक का कॉलम इंक्रीज जरूर होगा, लेकिन किस डेट पर होगा? 10 अप्रैल को। समझ आई बात है? चलो अब एक सीख मिल गई ना कि अगली बार किसी से भी चेक मिलेगा तो अगली ट्रांजेक्शन को जरूर पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं। सेटल द अकाउंट ऑफ पेज प्रिंटर ऑफ ₹750। अच्छा पेज प्रिंटर का आपके पास एक अकाउंट है, आपने पेज प्रिंटर का अपने पास क्या बना रखा है भाई? एक अकाउंट बनाया हुआ। अच्छा सर पेज प्रिंटर का अकाउंट हमारे पास क्यों है? पेज प्रिंटर का अकाउंट अगर मेरे पास है तो या तो पेज प्रिंटर मेरे लिए कोई डेटर होगा या कोई क्रेडिटर होगा, और हम उसके अकाउंट को सेटल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उसका अकाउंट कितने का है? 750 का, ठीक है ना। उसके अकाउंट को हम क्या करना है? सेटल। या तो उससे पैसे ले रहे होंगे या फिर उसको पैसे दे रहे होंगे। लेकिन क्वेश्चन में आगे क्लियर कर दिया गया कि आप उसे कैश पे कर रहे हैं। तो 750 के उसका अकाउंट में बैलेंस था, आपने उसका अकाउंट कितने से सेटल किया? 680 पे करके। तो ये आप बताइए आपके लिए रेलेवेंट 750 है या 680 है? 680, क्योंकि आप पेमेंट कितने से कर रहे हैं? 680 से। और पेमेंट क्या किए? कैश में है, तो आपके पास से पैसे घटेंगे। हाँ जी, डेट क्या है? 11 अप्रैल बाई पेज प्रिंटर्स। कितने? 680। कैश कॉलम में लिखेंगे क्योंकि कैश में पेमेंट की। आगे देखते हैं भाई।
12 अप्रैल की है अब ट्रांजेक्शन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन 4750 इन द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹5000। भाई मोहन का हमारे पास एक अकाउंट था और मोहन के अकाउंट में आपने 5000 का बैलेंस लिखा हुआ था, लेकिन आपने उसके अकाउंट को सेटल कर दिया कितने की पेमेंट लेकर? 4750 की पेमेंट लेकर। तो इसका मतलब आपके पास कैश कितने था है? 4750 से 5000 आपके लिए कोई रेलेवेंट यहाँ पर नहीं रखता। तो 12 अप्रैल को यहाँ लिखेंगे किससे रिसीव हुए हैं? मोहन से। कैश में लिख देंगे 4750। आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड 1000 फ्रॉम परम whose account of 2000 was written off as bad debts earlier। अच्छा, आपके पास परम का एक अकाउंट हुआ करता था, ध्यान से पढ़ना। बहुत से बच्चे यहाँ लिख देंगे टू परम, वो गलत होगा, सुन लो क्यों। आपके पास परम का एक अकाउंट हुआ करता था, परम आपका डेटर हुआ करता था, लेकिन परम पैसे लेके भाग गया था, तो आपने उसका अकाउंट कैंसिल कर दिया था। क्या कर दिया था? क्योंकि पैसे लेके भाग गया, और उसके अकाउंट की जगह आपने एक नया अकाउंट खोल लिया था जिसका नाम था बैड डेट्स। क्या था? बैड डेट्स। क्योंकि जो डेटर पैसे देने से मना कर दे वो डेटर क्या बन जाता है? बैड डेट्स बन जाता है। तो उसका अकाउंट अब तो आपके पास नहीं है ना, उसका अकाउंट अब तो आपके पास नहीं, क्योंकि उसका जो वो डेटर वाला एसेट था उस एसेट को आप खत्म करके अपना लॉस मान चुके हो, और वो लॉस क्या था? बैड डेट था। अब अगर परम आपको मिलता है कहीं और कहता है भैया देखो मेरे पास उस वक्त पैसा नहीं था, मैं आपको पैसा नहीं दे पाया, मैं आपको पैसा नहीं दे पाया उस टाइम पर, मेरी हालात खराब थे, मेरे पास आज 1000 रुपए हैं, मैं कुछ तो आपका लौटाना चाहता हूँ, 1000 रुपए पकड़िए मैं आपको लौटा। अब मुझे बताइए, आप तो किसी जमाने में पूरा 2000 रुपए का बैड डेट मानकर बैठ गए थे, लेकिन आज 1000 रुपए उसी बंदे से मिल गए, नहीं मिल गए? और इसी को कहा जाता है बैड डेट्स रिकवर्ड। क्या कहा जाता है? बैड डेट्स रिकवर्ड। तो आपके पास जो ये पैसे इंक्रीज होंगे किसकी वजह से इंक्रीज होंगे? बैड डेट्स रिकवर की वजह से। समझ आती है बात या नहीं? आज एक क्वेश्चन आया था, हाँ, समझ आ गई बात। 16 अप्रैल टू बैड डेट्स रिकवर्ड कितने से? हाँ जी, 1000 रुपए से। अच्छा एक चीज देखो, कोई कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है अभी तक। चलिए, रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर। भाई मुझे एक बात बताओ, पैसा किससे लेना है, मुरली से या मनोहर से? पढ़ लो आराम से। मनोहर से। मुरली दे गया, पर मुरली से हमें क्या लेना था? हमारे पास अकाउंट किसका होगा? मनोहर का। किसका अकाउंट होगा? तो अगर आपको पैसा मिला है तो आप क्या बताएंगे किससे पैसा मिला है? मनोहर से मिला है। समझ आती है बात या नहीं आती? तो आपको 200 रुपए मिले हैं मनोहर से। डेट 17 अप्रैल की डेट है, टू मनोहर। कितने? 200 रुपए। फिर दोबारा बढ़ते हैं आगे। अप्रैल 19 एक चेक रिसीव हुआ है 800 फ्रॉम मुकेश विच वॉज एंडोर्स्ड टू नितिन। अच्छा पहले मुझे एक बात बताइए, आपसे मेरा एक सवाल है, आपने एंडोर्स वर्ड कभी सुना है? हाँ जी, एंडोर्स वर्ड कभी सुना है? सुनिए मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा। ये एंट्री बाद में करेंगे, पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसका नाम होता है एंडोर्समेंट। क्या होता है? एंडोर्समेंट। देखो एक है मिस्टर ए, कौन है? मिस्टर ए। और एक है मिस्टर बी, और एक है मिस्टर सी। ठीक है जी। सर मैं कौन हूं इसमें से? आप मिस्टर ए बन जाइए। कौन बन जाइए? आप मिस्टर ए बन जाइए। मैं जो बात करूंगा वो मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा? अब ये जो मिस्टर बी है ना, मिस्टर बी मिस्टर ए के डेटर है। कौन है? डेटर। यानी मिस्टर ए को मिस्टर बी से पैसे लेने होंगे। बताइए हाँ या ना? डेटर इनको पे करेगा ना, डेटर हमारे लिए हमारा एसेट होता है, तो हमें इससे पैसा मिलेगा। और मिस्टर सी जो है वो हमारे लिए कौन है? क्रेडिटर। कौन है भाई?
क्रेडिटर, यानी मिस्टर ए को मिस्टर सी को पैसा देना होगा। समझ आती है बात या नहीं आती? यानी ये इससे मुझे पैसे लेने हैं और इसको मुझे पैसे देने हैं। सिंपल सी सिनेरियो है। अब इनसे कितने पैसे लेने हैं? 2000, और इनको देने कितने हैं? 2000। मिस्टर बी मेरे पास आते हैं और एक चेक लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? चेक, 2000 रुपए का ब्लैंक चेक होता है। क्या होता है? मतलब अमाउंट ब्लैंक नहीं होता, नाम ब्लैंक होता है। समझ आई बात? इतनी पेमेंट बढ़िया, ब्लैंक चेक अमाउंट का लेकर नहीं आए, नाम का लेकर आए। कहते हैं लो जी अपना नाम लिखो और बैंक में जाकर जमा करा दो। नाम लिखो और अपना बैंक में जाकर जमा करा दो, मेरे बैंक से पैसे कट जाएंगे, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। मिस्टर ए क्या करते हैं? कहते हैं यार ये पैसा मुझे भी तो किसी को देना है ना। मिस्टर ए यही चेक मिस्टर सी को दे देते हैं। कहते हैं भैया तुम अपना नाम लिखो, अपने बैंक में जमा करा दो। समझ आती है बात? ये नहीं आती? इसके अकाउंट से पैसे माइनस हो जाएंगे और इसके अकाउंट में पैसे ऐड हो जाएंगे। जरा इधर देखो, समझो बात। इसके पास से चेक किसने दिया? बी ने। मैंने ये चेक किसे दे दिया? सी को। यानी अकाउंट से पैसे घटेंगे इसके और अकाउंट्स में पैसे बढ़ेंगे इसके। इसका बैंक रिड्यूस होगा और इसका बैंक इंक्रीज होगा। अच्छा, मेरे पास से डेटर भी खत्म हो जाएगा, मेरे पास से क्रेडिटर। मैं तो सेटल हो गया ना, मुझे इससे पैसा लेना नहीं, मुझे उसको पैसा देना नहीं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये जो ट्रांजैक्शन हुई, क्या आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी बढ़ा या आपके बैंक अकाउंट में कुछ भी घटा? सर हाथ क्या चेक दे दिया ना। अगर चेक इसने दिया होता और आप अपने अकाउंट में जमा करा देते तो 2000 पहले आपके अकाउंट में बढ़ते, फिर उसी अकाउंट से आप मिस्टर सी को पे करते तो बैंक अकाउंट से पैसे घटते। मिस्टर ए ने इतनी झंझट दी, चेक पर नाम ब्लैंक था, उन्होंने वो चेक किसे दे दिया? सी को दे दिया कि मेरे डेटर से आया हुआ चेक मैं अपने क्रेडिटर को दे रहा हूं, और इसी को क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट। क्या कहते हैं? अब मुझे इससे कुछ लेना नहीं और उसको कुछ देना नहीं। और इसी सिचुएशन में आप देखें कि मिस्टर बी का बैंक अकाउंट घटेगा और मिस्टर सी का अकाउंट बढ़ेगा। बताओ हाँ या ना? मिस्टर बी का अकाउंट घटेगा और मिस्टर सी का अकाउंट बढ़ेगा। इन दोनों के बैंक में ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन मिस्टर ए के पास तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी ना। मिस्टर ए तो कोई बैंक ना बढ़ेगा ना बैंक घटेगा, तो मेरी कैश बुक में तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। और आप देखिए यही वाली बात यहाँ पर है। हाँ जी, और ये जरा ये कह रहे हैं अप्रैल 19 को एक चेक रिसीव किया मुकेश से, और किसको एंडोर्स कर दिया? नितिन को एंडोर्स कर दिया। विच वाज एंडोर्स्ड टू नितिन। अप्रैल 19 की एंट्री है, बताइए मुझे। तो मुकेश से जो चेक आया था जिसकी वजह से बैंक बढ़ सकता था, आपने वो चेक किसे दे दिया? नितिन को दे दिया। अब नितिन को अगर मैं पेमेंट करता तो बैंक घट सकता था, तो ना ही बैंक बढ़ने वाला है और ना ही बैंक घटने वाला है। तो आपकी यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं है। बताओ बच्चे, समझ आती है बात या नहीं आती? चलिए, 20 अप्रैल सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर ₹700। आपने एक पुराना फर्नीचर बेच दिया, कितने रुपए में? 700 रुपए में। पैसे कैश में रिसीव हुए। तो आप यहाँ लिखेंगे पुराना बेचा हो या नया बेचा हो, फर्नीचर तो फर्नीचर है भाई। 20 अप्रैल को यहाँ लिखेंगे टू फर्नीचर, कितने से कैश बढ़ेगा? 700। हाँ जी, विड्रॉन फ्रॉम बैंक आ गई भाई कॉन्ट्रा एंट्री। इसी का इंतजार कर रहे थे हम। हाँ जी, इसी का इंतजार कर रहे थे हम। बैंक से पैसा विड्रॉ किया है, कैश तो बढ़ेगा लेकिन बैंक घटेगा। अच्छा, कैश बढ़ेगा तो कैश बढ़ाने के लिए उसे डेबिट करना पड़ता है। कैश को बढ़ा लो पहले, लिखेंगे बाद में, पहले बढ़ा लो। कैश के कॉलम को बढ़ा लो 3000 से और बैंक के कॉलम को घटा दो कितने से? 3000 से। भाई कैश बढ़ाना है ना, तो कैश के कॉलम में 3000 लिख दो पहले और बैंक के कॉलम में क्रेडिट में 3000 लिख दो। कहानी खत्म हो गई। कैश इंक्रीज हो गया, बैंक बढ़ गया। अब खुद सोचो, कैश बढ़ा है किसकी वजह से? बैंक की वजह से। तो लिख दो टू बैंक। बैंक घटा है किसकी वजह से? कैश की वजह से, तो बाई कैश। क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री, लिख दो सी। आज कौन सी डेट की है ये एंट्री? अप्रैल 25।
हाँ जी बच्चे, क्लियर होती है बात? हाँ जी। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंस 1000 और इनकम टैक्स के 500। अच्छा, पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकाले उसे भी ड्राइंग्स कहूंगा, और इनकम टैक्स के लिए निकाले उसे भी ड्राइंग्स कहूंगा। मैंने बताई थी ना आपको कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है ना, जो उसके ऊपर वो जो टैक्स पे करता है वो उसकी पर्सनल एक्सपेंस होता है। लेकिन पार्टनरशिप एक एंटिटी है, कंपनी एक एंटिटी है, अगर वो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं तो उसका ओनर से कोई लेना देना नहीं। तो अगर पार्टनरशिप कोई टैक्स पे करती है तो वो बिजनेस का एक्सपेंस है, कंपनी कोई टैक्स पे करती है वो भी बिजनेस का एक्सपेंस है। लेकिन जब एक इंडिविजुअल यानी एक सोल प्रोप्राइटर अगर बिजनेस टैक्स पे करता है तो वो उसका खुद का पर्सनल एक्सपेंस है। समझ आई बात या नहीं? तो आप यहां पर लिखेंगे, डेट क्या है बेटा? 25 ही है। बाय ड्राइंग्स, दोनों पेमेंट्स को जोड़ देंगे, 1000 और 500 की टोटल मिला के बैंक से कितने घट जाएंगे? 1500 घट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 28 ये कह रहे हैं संजीव हु ओड 400 बिकम बैंकरप्ट। संजीव था हु ओड 400। संजीव एक बंदा था, ओड का मतलब होता है उसने हमसे कर्जा लिया हुआ था, कहता है ना आई ओ यू, हम कहते हैं अक्सर आई ओ यू, यानी मेरा तुम्हारे मतलब मेरा तुम्हारे ऊपर क्या है? कर्जा है, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, आई ओ यू। ऐसे इन्होंने कहा संजीव हु ओड, संजीव के ऊपर एक कर्जा था, कितने का? 400 का। बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट समझते हैं आप? जो बंदा बर्बाद हो जाता है, जिसका दिवाला पिट जाता है, उसके पास कर्जदारी ही कर्जदारी है, सिर्फ प्रॉपर्टी बहुत कम प्रॉपर्टी। ऐसे ही संजीव था, बैंकरप्ट हो गया, कोर्ट ने उसे क्या कर दिया भाई? बैंकरप्ट कर दिया। 400 रुपए लेने थे उससे, लेकिन उससे अब 400 रुपए नहीं मिल पाएंगे। उससे कितने पैसे मिल पाएंगे? 60 पैसा इन अ रूपी। कितना मिल पाएगा भाई? 60 पैसा इन अ रूपी, यानी अगर 1 रुपए का 60 पैसा मिल पाएगा। अगर मुझे मान लीजिए संजीव से 1 रुपया लेना था ना, तो संजीव मुझे सिर्फ कितना रुपए देगा? 60 पैसे देगा, यानी 60 पैसे 1 रुपए के अंदर होगा 60%। क्या हो गया? 50 पैसा 2 मिलाकर 1 रुपया बनता है ना, है ना? 100 पैसे से 1 रुपया बनता है, तो 60 पैसा इन अ रूपी का मतलब हुआ 1 रुपए में अगर वो 60 पैसे देता है तो इसका मतलब उससे मुझे कितना रिकवर हो सकता है? 60%। और संजीव पर थे कितने उधार मेरे? 40, तो 40 का मुझे सिर्फ कितना मिल पाएगा? 60%, यानी 240। तो मैं यहां लिखूंगा टू संजीव 240 28 अप्रैल। हाँ जी, रिसीव्ड पेमेंट ऑफ अ लोन एडवांस्ड टू राम 3000 रुपए एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2500 इनटू बैंक। ये कहते हैं भाई आपको 3000 रुपए रिसीव हुए। क्यों रिसीव हुए? हमने किसी को लोन दे रखा था। क्या दे रखा था? लोन दिया हुआ था, और लोन देने के बाद आपको उससे वो पैसा रिसीव हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? रिसीव हो रहा है। समझ आती है बात या नहीं? मैंने किसी को लोन दिया हुआ था, आज वो मेरा लोन वापस करके जा रहा है। समझ में आती है बात या नहीं आती? तो हम जरूरी नहीं है हम हमेशा लोन लेने ही वाले होते हैं, हम लोन देने वाले भी होते हैं। और आज उस लोन की क्या हो रही है? हमें रिकवरी हो रही है। क्या हो रही है भाई? तो पहले तो उस लोन को वापस लेते हैं, बैंक में तो बाद में जमा कराएंगे। 28 अप्रैल को आपके पास लोन का पैसा आया है, ठीक है ना? कितना आया है? 3000 आ गए भाई, 3000 कैश में 3000। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि इसमें से 2500 रुपए आपने बैंक में जमा करा दिया, इसमें से आपने। अच्छा, ये एक अलग ट्रांजेक्शन बन गई, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। क्या है? क्योंकि इससे कैश घटेगा और बैंक बढ़ेगा, तो कैश घटाने के लिए कैश की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं भाई, कितना? 2500। कैश की क्रेडिट साइड पे लिख दिया मैंने 2500, और बैंक बढ़ाने के लिए बैंक की डेबिट साइड पर लिख दिया, कितना? 2500। बताओ बात समझ आती है नहीं आती? पहले मैं कहता हूँ अमाउंट लिख लिया करो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जो बढ़ेगा उसके उसके डेबिट कॉलम में लिख दो, और जो घटेगा उसके
क्रेडिट कॉलम में लिख दो। समझ आती है बात या नहीं आती? बताइए मुझे। 2500 रुपए मैंने बैंक के कॉलम में लिख दिए क्योंकि बैंक बढ़ने वाला है, और 2500 मैंने कैश के क्रेडिट कॉलम में लिख दिए क्योंकि कैश घटने वाला है। अब बताइए बैंक के बढ़ने का रीजन क्या हो सकता है? टू कैश। और कैश के घटने का रीजन क्या हो सकता है? बाई बैंक। कौन सी एंट्री हो गई है? कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आती है नहीं आती? बताइए। यस सर। बहुत आराम से कराया बेटा मैंने क्वेश्चन ही आपको। दो ट्रांजेक्शंस बची हैं बस। कितनी बची? दो। सबसे पहला इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इसका मतलब बता दो, कोई मजा आ जाएगा। भाई आप में से किसी का अकाउंट बैंक में है? हाँ जी सर, मुझे ये समझ आता है, मुझे ये समझ आता है कि अगर बैंक डेबिट हो रहा है, अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब पैसे बैंक में बढ़ रहे हैं, और अगर बैंक क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब पैसे बैंक में घट रहे हैं। बताओ ऐसे ही तो करते हो आप कैश बुक बनाते हो, अगर आपको बैंक को बढ़ाना होता है तो आप क्या करते हो? बैंक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हो, और अगर आपको बैंक को घटाना होता है तो आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? बैंक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हो। तो सर मैं तो इतना जानता हूं, अगर बैंक बढ़ा है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होना है, और बैंक अगर घटा है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बैंक के अंदर आपका जो बैंक है ना, उसने आपके बैंक में इंटरेस्ट डेबिट किया है। क्या किया है? इंटरेस्ट डेबिट किया है। तो सर इसका मतलब बैंक बढ़ा देता हूँ, डेबिट साइड पे लिख देता हूँ। बस बेटा यही गलती हो जाएगी। देखो मेरे बच्चों, मेरी बात को ध्यान दो। आपने अपना पैसा बैंक को दिया हुआ है, तो बैंक आपके लिए क्या है? एसेट है। क्या है? तो आप अपनी किताबों में बैंक को क्या मानकर चलते हो? एसेट मानकर चलते हो। और आप अपनी किताबों में अगर बैंक को बढ़ाना होता है तो डेबिट साइड पे लिखते हो, और घटाना होता है तो क्रेडिट, क्योंकि बैंक को आप अपना एसेट मानते हो ना, क्योंकि आपने अपना पैसा बैंक को दिया हुआ। लेकिन बैंक अपनी किताबों में आपको क्या मानता है? लाइबिलिटी। बैंक अपनी किताबों में आपको क्या मानता है? लाइबिलिटी। मानेगा नहीं मानेगा? क्योंकि आपने अपना पैसा किसको दिया है? बैंक को दिया है। बताओ हाँ या ना? विशेष कर आपने अपना पैसा किसको दिया है? बैंक को। तो बैंक आपको क्या मानकर चलेगा? लाइबिलिटी। और आप बैंक की अगर लाइबिलिटी हो तो बैंक को अगर आपको बढ़ाना होगा तो वो बैंक अपने पास क्या करेगा? क्रेडिट। क्योंकि बैंक के लिए आप कौन हो? लाइबिलिटी। तो अगर बैंक को आपको बढ़ाना होगा तो बैंक क्या करेगा? आपको क्रेडिट। बैंक आपको क्रेडिट करेगा, और अगर बैंक को आपको घटाना होगा तो बैंक क्या करेगा? डेबिट। अगर मेरे पास, मैं बैंक में जाकर पैसे जमा करता हूँ ना, कोई मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करता है तो मेरा बैंक इंक्रीज हुआ है, तो बैंक का बताऊं मैसेज मेरे पास क्या आता है? इतना अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो बच्चा सोचे यार पैसे बढ़ने की वजह से तो बैंक डेबिट होना चाहिए, ये क्रेडिट का मैसेज क्यों दे रहा है मुझे? अरे भैया वो तो आप अपने पास डेबिट करोगे ना, है ना? उसके लिए तो आप लाइबिलिटी हो। अगर आपके बैंक में और पैसे जमा हो गए तो उनके लिए तो लाइबिलिटी और बढ़ गई ना। समझ आती है बात या नहीं आती? अगर आप उनके पास पैसे जमा कराओगे तो अपनी किताबों में तो आप बैंक को डेबिट ही करोगे, लेकिन वो आपके अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उनके टुवर्ड्स आपकी जो लाइबिलिटी है वो क्या है? बढ़ रही है। बात समझ आती है नहीं आती? बताइए ये बात क्लियर होती है नहीं होती? हाँ जी, सिंपल सी बात है भाई। बैंक मेरे लिए एसेट है, तो मैं अगर बैंक को बढ़ाऊंगा तो बैंक को डेबिट करूंगा, और बैंक को घटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। लेकिन बैंक के लिए जो कस्टमर है वो लाइबिलिटी है। क्या है? और बैंक के लिए अगर कस्टमर एक लाइबिलिटी, क्योंकि हमारा पैसा बैंक के पास है ना, तो बैंक अगर हमारे अकाउंट को बढ़ाएगा तो बैंक क्रेडिट करके बढ़ाएगा, और डेबिट करके क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। बात समझ आती है नहीं आती? हाँ जी। तो ऐसे ही आप मुझे बताइए, आपके पास एक मैसेज आया है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने आपका अकाउंट रिड्यूस किया है। समझ आई बात या नहीं? तो अगर बैंक ने इसे डेबिट किया है तो आपको अपने पास क्या करना पड़ेगा? बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ आती है बात या नहीं आती? तो आप यहां लिखेंगे 30 अप्रैल को बाय इंटरेस्ट
कितने से 375। क्यों काटे भाई बैंक ने इंटरेस्ट के पैसे? ओवरड्राफ्ट चल रहा है ना आपका। हाँ जी, क्या चल रहा है? ओवरड्राफ्ट नेगेटिव में जा रहा हो आप, तो उस पर बैंक इंटरेस्ट नहीं लेगा आपसे। समझ आती है बात या नहीं आती? 375 रुपए काट लिए बैंक ने। बताओ जी, समझ में आती है बात या नहीं आती? भाई अगर बैंक के पास से अब भी कोई मैसेज आए ना, अपने फादर के पास, किसी में भी देखना, सबके पास, सबके फादर के पास बैंक अकाउंट होगा, उनसे पूछना, जब भी क्रेडिट का मैसेज आता है तो फादर खुश होंगे क्योंकि पैसे बढ़े हैं, और जैसे डेबिट का मैसेज आता है ना, बड़ा दुख होता है क्योंकि पैसे घटे हो। समझ आती है बात या नहीं आती? क्योंकि बैंक तो आपको लायबिलिटी मानता है ना भाई, वो आपके अकाउंट को क्रेडिट करके बढ़ाता है और डेबिट करके घटाता है। आप बैंक को एसेट मानते हो, हम बैंक को डेबिट करके बढ़ाते हैं और क्रेडिट करके घटाते हैं। तो बैंक ने जो किया है वो बैंक करेगा, मुझे क्या करना है? मुझे तो अपने बैंक अकाउंट को घटाना है, और बैंक को घटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बैंक कॉलम को रिड्यूस करने के लिए क्रेडिट करना है। यहां तक हो गई ये वाली बात। लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन्होंने कहा कि भाई देखो, जितना भी बैलेंस है 2000 रुपए ऑफिस में रहने चाहिए, बाकी सारा कहां जमा कर दो? बैंक में। कहां जमा कर दो? बैंक में। तो भैया देखो, आपको मैं एक नसीहत दूंगा, जब भी ये डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो ना, और ये लास्ट वाली एंट्री करनी है, ये वाली जो इसमें दी, आप भूल जाओ कि बैंक का कोई कॉलम एग्जिस्ट भी करता है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? भूलना पड़ेगा कि बैंक का कोई कॉलम नहीं है। आप सिर्फ ये सोचिए आप कैश का कॉलम बना रहे हैं, और कैश के कॉलम में बाई बैलेंस सीडी आपको पहले से ही दे रखा है। हाँ जी, बाई बैलेंस सीडी आपको पहले से ही दे रखा है। समझ आई बात? नहीं, जरा स्पेस छोड़ के रखना, ठीक है? टोटल का जो ये नीचे बनाओ ना, उसके लिए स्पेस छोड़ना जरा ऊपर। बैलेंस शीट कितना दे रखा है आपको? 2000। कराया नहीं कराया मैंने कि 2000 छोड़ के सारा कहां जमा कर दूं? बैंक में। तो पहले टोटल करता हूं कि कैश में है कितना। हाँ जी, टोटल करिए फटाफट। आप बेटा इसका टोटल करेंगे ना, ये निकलेगा 18,090। कितना निकलेगा? 18,090। और आप जब इसे माइनस करने चलेंगे, 4,000, 6,500 और 17,130, अगर आप 17,130 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास बनेगा 10,910। कितना बनेगा?